करंट अफेयर्स कक्षा आज है 4 जून 2021 और पीआईबी से जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रिव्यूड प्रिपरेशंस फॉर द ओलंपिक 2020 ऑन ओकेजन ऑफ 50 डे टू टोक्यो ओलंपिक। हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक के पहले टोक्यो ओलंपिक्स की प्रिपरेशंस को रिव्यू किया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, बी है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सी है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। तो दिस ईयर फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 100 एथलीट्स हैव बीन सिलेक्टेड अक्रॉस 11 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स एंड 25 मोर टू क्वालिफाई फॉर इट। 100 से ज़्यादा एथलीट्स जो हैं अभी तक सिलेक्ट कर लिए गए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। इसमें से 11 स्पोर्ट्स बेसिकली जो है स्पेसिफाई दिए गए हैं और 25 एथलीट्स जो हैं इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, पैरा एथलीट्स की अगर हम बात करें तो 26 पैरा एथलीट्स जो है अभी तक क्वालिफाई हो चुके हैं और 16 और को ऐड करने की बात यहाँ पे चल रही है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो टोक्यो की अगर हम बात करें, जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल होती है टोक्यो। वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है जैपनीज़, एम्परर है नरुहितो, पीएम है योशिहिदे सुगा। जापान जो है 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में। ओलंपिक्स की हम बात करें तो अभी जो है टोक्यो जापान में ओलंपिक 2020 का था, अभी 2021 चालू है ड्यू टू कोविड, इसे पोस्टपोन किया गया। बीजिंग चाइना में 2022 में होने वाला है, पेरिस फ्रांस में 2024 में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप्स बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा हाल ही में कितने स्टार्टअप्स को एज ए स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज किया गया है। ऑप्शन है 25,000, ऑप्शन बी इज़ 23,456, ऑप्शन सी इज़ 50,000, ऑप्शन डी इज़ 743। ओके, इसका आंसर है 50,000 स्टार्टअप्स। तो DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिकॉग्नाइज़ किया है 50,000 स्टार्टअप्स को अक्रॉस इंडिया, जिसमें से कि 19,896 को अप्रैल 11 2020 तक रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। तो व्हाट डज DPIIT डू? तो DPIIT की अगर हम बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1995 में। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है टू प्रमोट एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज़। बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है इंडस्ट्रीज़ का उसको देख रेख करना, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, साथ ही साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको चैनलाइज करना इन स्टार्टअप्स के अंदर। ये एक बेसिक काम होता है DPIIT डिपार्टमेंट का। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो 16 अभी PM श्री नरेंद्र मोदी का विज़न था डिजिटल अपना स्टार्टअप इंडिया को लेके। तो बेसिकली ये स्टेप्स जो लिए गए हैं DPIIT के द्वारा कि स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करना, बेसिकली ये भी उसी विज़न के अंडर एक एक्शन की तरह काम करेगा। तो ऑन 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च बाय PM श्री नरेंद्र मोदी. Startup India initially aimed to catalyze startup culture and build a strong, inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship in India. तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया बेसिकली एम करता है कि इंडिया में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा मिले, एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में और बढ़ावा मिले। तो अभी तक क्या अचीवमेंट्स स्टार्टअप इंडिया ने किया है वो देखते हैं। तो अभी तक कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं? 5,49,842 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं 48,093 स्टार्टअप्स के द्वारा, विद एन एवरेज ऑफ 11 एम्प्लॉयज़ पर स्टार्टअप पे 11 एम्प्लॉयज़ जो है काम करते हैं। ये एस्टिमेट अभी दिया गया है। साथ ही साथ 1.7 लाख जॉब्स जो है
वो क्रिएट किए गए हैं। किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं? जो DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है 2020 और 2021 में, उनके द्वारा 1.7 लाख जॉब्स जो है क्रिएट किए गए हैं। सेक्टर्स विथ मैक्सिमम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स, जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है वो किस एरिया में, किस सेक्टर में मैक्सिमम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं? तो पहला आएगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, IT कंसल्टिंग में आएगा, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में आएगा। तो सेक्टर विद मैक्सिमम रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स कहाँ कहाँ है? फूड प्रोसेसिंग में है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, IT कंसल्टिंग में है, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज में है। ठीक है। नियरली 45% स्टार्टअप्स हैव वुमन एंटरप्रेन्योर्स। तो बेसिकली वुमन एम्पावरमेंट का भी एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जो UPSC वगैरह के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 45% ऑफ वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो है लीडर्स थे इसमें। फंडिंग तो दी स्टार्टअप्स हैव बीन एनहांस थ्रू, जो फंडिंग आती है, जो बेसिक फंडिंग होती है किसी भी स्टार्टअप को इनिशिएट करने के लिए, वो दो स्कीम्स के थ्रू बेसिकली इंडिया में होता है। फंड ऑफ फंड स्कीम्स विथ एन ओवरले ऑफ इन ₹10,000 crores. Second is Startup India Seed Fund Scheme SISFS with an overlay of 945 crores. तो पहली स्कीम थी फंड ऑफ फंड स्कीम्स, जिसमें कि 10,000 करोड़ का एक अलोकेशन है। सेकंड थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS, जिसमें कि 945 करोड़ का अलोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच मेट्रिक टन्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग 2020-2021 इन स्पाइट ऑफ कोविड चैलेंजेस? तो इसके ऑप्शंस है 11,49,341 metric tons. Second is 12,89,651 metric tons. C and D is both A and B and none of these. तो इसका आंसर है 11,49,341 metric tons ऑफ मरीन प्रोडक्ट जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 डिस्पाइट कोविड चैलेंजेस। तो 11,49,341 मेट्रिक टन्स की कीमत कितनी है? 43,717.26 करोड़, और यूएस डॉलर्स में अगर हम इसकी कीमत देखें तो 5.96 बिलियंस जो है इसकी कीमत आई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021। मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या हुए मरीन एक्सपोर्ट्स में? फ्रोज़न श्रिम्प्स और फ्रोज़न फ़िश, ये जो दो प्रोडक्ट्स थे, इनका मेजर एक्सपोर्ट इंडिया ने किया है। इंडिया से फ्रोज़न श्रिम्प्स और ये बेसिक मरीन प्रोडक्ट्स लेने वाले जो मेजर इंपोर्टर्स थे वो थे USA, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। 2019-20 की अगर हम बात करें तो 2019-20 में कंपैरेटिवली 2020-21 के ज़्यादा मेट्रिक टन्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट जो है हमने एक्सपोर्ट किया था। इसमें था कि 12,89,651 मेट्रिक टन्स, जिसकी कीमत थी 46,662.85 करोड़ की कीमत इसकी थी, जिस कारण से अभी 2021 में 10.81% का जो है कॉन्ट्रैक्ट देखा गया है मरीन प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स में। तो इस पे अथॉरिटी कौन सी है? मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी इसको अंडरटेक करती है। उसके चेयरमैन है मिस्टर KS श्रीनिवास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली इसका आंसर लिया गया है। तो अंडर विच स्कीम टेलीकॉम डिपार्टमेंट अनाउंसेस ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट? तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में हाल ही में ऑपरेशनल गाइडलाइंस लॉन्च की है और टेलीकॉम और नेटवर्किंग इक्विपमेंट के लिए। ये किस स्कीम के अंडर की है? तो इसका आंसर है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी न्यूज़ में आई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो PLI स्कीम की अगर हम बात करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की अगर हम बात करें, तो अंडर दिस स्कीम 4 to 6% ऑफ incentive will be given to electronic companies manufacturing mobile phones, transistors, diodes, thyristors, resistors, capacitors, nano electronic components like micro electrochemical system। तो PLI स्कीम के अंडर 4 से 6% का इंसेंटिव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को दिया जाएगा जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, थैरिस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कंपनीज जो मोबाइल बनाती हैं
Companies that make mobile phones which sell for rupees 15,000 or more will get an incentive of up to 6% on incremental scale of all such mobile phones made in India. तो ऐसी कोई भी कंपनी हो जो कि 15,000 से ज़्यादा का सेलिंग प्राइस वाला मोबाइल बनाती है तो उसको एक इंक्रीमेंटल स्केल पे 6% का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, जो कि इंडिया में बनता हो, स्पेसिफिकली इंडिया में बनता हो। और साथ ही साथ 200 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो ऐसी कंपनीज़ के लिए रखा गया है अलग से जिसके की जो ओनर्स है वो इंडियन नेशनल्स है, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन, मोबाइल्स का प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है। अब इस स्कीम का एम क्या है? तो बेसिक एम जो है इस स्कीम का एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। सो ओवर 5 years ऑफ पीरियड 12 5 years ऑफ पीरियड 12,195 करोड़ का सेंक्शन जो है PLI स्कीम के अंडर किया गया है। MSMEs की बात करें तो MSMEs के लिए 10,000 करोड़ का अलोकेशन ऑलरेडी किया जा चुका है। तो PLI स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो है बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। सेकेंड है टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू क्रिएट ग्लोबल चैम्पियंस आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में से जो जायंट्स है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में, उनको क्रिएट करना। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया जो विजन था PM श्री नरेंद्र मोदी का, उसको ब्रॉडन करना और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भी ये स्कीम के थ्रू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इशूड एडवाइजरी टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू लॉन्च स्पेशल ड्राइव टू इशू NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रेशन कार्ड्स टू मोस्ट वल्नरेबल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। हाल ही में किसने एडवाइजरी जारी की है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए कि एक स्पेशल ड्राइव वो लॉन्च करें ताकि NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राशन कार्ड्स जो हैं मोस्ट वल्नरेबल, जो कि बहुत ही ख़राब हालत में लोग हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही वीकर हैं आज के समय में ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, उनको जो है मदद मिल सके। तो ये किसने किया है? द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया है, हाल ही में एडवाइजरीज जारी की है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि वो NFSA राशन कार्ड जो है इशू करें। और बेसिकली कोविड-19 के वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ इशूड एन एडवाइजरी ऑन 2 जून 2021। ठीक है, अब इसमें एक देखने वाली बात है कि NFSA राशन कार्ड्स क्या हैं और उनकी लिमिटेशंस वगैरह क्या क्या हैं। ठीक है, तो राशन कार्ड्स जो हैं NFSA राशन कार्ड्स के अंदर दो तरीके के राशन कार्ड्स आते हैं बेसिकली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स आर, पहला है अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो राशन कार्ड आता है। दिस टाइप ऑफ राशन कार्ड इज गिवन टू impoverished families identified by the state governments। ठीक है, पीपल हु डू नॉट हैव स्टेबल इनकम, जिन्हें स्टेबल इनकम नहीं होती है उन्हें ये कार्ड इशू किया जाता है। AAY अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जो है उन्हें इशू किया जाता है। ऐसे लोग जो कि अनएम्प्लॉयड पीपल है, औरतें हैं, ओल्ड एज पीपल है, वो भी इस कार्ड के कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये कार्ड होल्डर्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ पर फैमिली के हिसाब से। वो फूड ग्रेन्स रिसीव करते हैं एट द प्राइस ऑफ 3 पर kg ऑफ राइस, 2 पर kg ऑफ ₹2 पर kg ऑफ वीट एंड ₹1 फॉर कोर्स ग्रेन्स। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत ऐसे लोग जो कि जिनकी इनकम जो है बहुत कम है या इनकम स्टेबल नहीं है या इनकम ही नहीं है, ऐसे बच्चे, ऐसे औरतें, ऐसे बूढ़े लोगों को अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड के तहत उनको राशन कार्ड होल्डर बनाया जाता है, जिसके तहत उनको 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ मिलता है, जिसमें कि ₹3 पर kg राइस, ₹2 पर kg ऑफ वीट एंड ₹1 kg फॉर कोर्स ग्रेन्स मिलता है। सेकेंड इसमें आता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH। द फैमिलीज जो कि AAY अंत्योदय अन्न योजना के अंडर नहीं आती, वो आती हैं PPH के अंडर, यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंडर। द स्टेट गवर्नमेंट, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट ही उन्हें वो सिलेक्ट करती है। The state government identify priority household families under the targeted public distribution system according to their exclusive inclusive
guidelines. The PHS holders receive 5 kg of food grains per person per month. यानी कि PHS होल्डर्स को क्या मिलता है, 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मिलता है. फूड ग्रेन्स एट द सब्सिडीज प्राइस ऑफ ₹3 kg पर फॉर राइस, ₹2 per kg फॉर wheat, ₹1 kg फॉर कोर्स ग्रेन्स फॉर दिस कार्ड होल्डर्स. राशन कार्ड होल्डर्स अंडर TPDS. ठीक है. तो नेक्स्ट है, इसमें सेकेंड कैटेगरी आती है राशन कार्ड होल्डर्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS. तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, द स्टेट गवर्नमेंट इशूड राशन कार्ड्स अंडर targeted public distribution TPDS. After passing NFSA, states started issuing ration cards under it, which are mentioned above. The state governments which are yet to enforce the NFSA system still follow the old ration card issued by them अंडर TPDS. तो TPDS के अंडर बेसिकली अभी तो नया सिस्टम आ गया है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत उनको 35 kg पर मंथ दिया जाता है और उसमें 3 kg टू ₹3 kg 3 पर kg, ₹2 पर kg, ₹1 पर kg के अकॉर्डिंगली राइस, वीट और कोर्स ग्रेन्स दिए जाते हैं. पहले क्या था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो था वो एक मेजरमेंट था इसके लिए. तो फैमिलीज दैट बिलो पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें तो फैमिलीज दैट हैव बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड आर दोज हु आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज थी उनको 10 kg से 20 kg फूड ग्रेन्स मिलता था. अभी 35 kg मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है. एंड पर मंथ एट 50% ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके, तो 10 से 20 kg फूड ग्रेन्स मिलता था पर फैमिली एट 50% ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट होती थी, मार्केट कॉस्ट होती थी, उसका 50% पे ये मिलता था. द सब्सिडीज एंड रिटेल प्राइस फॉर द स्पेसिफिक क्वान्टिटीज ऑफ व्हीट, राइस, शुगर एंड अदर आइटम्स वेयर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो ये जो रेशियो था, प्राइसेस का रेशियो था या परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट जो था, स्टेट टू स्टेट वेरी करता था. ईच स्टेट गवर्नमेंट फिक्सेस डिफरेंट रेट्स पर क्वांटिटी. फिर इसके बाद था एक APL अबव पॉवर्टी लाइन जिसमें कि APL फैमिलीज 10 से 20 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली रिसीव करती थी 100% ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. ईच स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रेट्स को क्या करती थी, फिक्स करती थी. तो हालांकि मतलब अभी का सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव लगता है इस हिसाब से, जिसमें कि 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ मिलता है. तो बेसिकली इसमें नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6. हु लॉन्च्ड IEPFA's 6 मॉड्यूल्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स टाइटल्ड हिसाब की किताब. हाल ही में किसने IEPFA के 6 मॉड्यूल्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स को जिसका टाइटल था हिसाब की किताब को लॉन्च किया है. तो ए है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सी इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे FCI बोलते हैं. डी नन ऑफ दिस. ठीक है, इसका आंसर है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ने हाल ही में एक 6 मॉड्यूल्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स को लॉन्च किया गया है जो कि बेसिकली इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के ने टाइटल किया है इसको हिसाब की किताब. ठीक है, हिसाब की किताब की बात करें तो हिसाब की किताब जो है 6 शॉर्ट फिल्म्स है जो कि CSCE गवर्नमेंट के ट्रेनिंग टूल के तौर पे डेवलप किया गया है. तो ये जो 6 शॉर्ट फिल्म्स है बेसिकली 5 मिनट का एक मॉड्यूल है, 5 मिनट्स का एक मॉड्यूल है जिसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ बजट सेविंग, इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस स्कीम, साथ ही साथ वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट को लेके क्या किया गया, अवेयरनेस स्प्रेड की गई है. तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है विच INS टू बी डिकमीशन्ड ऑन 4 जून 2021. तो किस INS को डिकमीशन किया जाएगा 4 जून 2021 को. तो INS विक्रांत इज फर्स्ट ऑप्शन, बी इज INS संधायक जो है IS संधायक इज बी ऑप्शन, INS राजपूत इज सी ऑप्शन एंड डी इज नन ऑफ दीज. तो बेसिकली इसका आंसर है INS संधायक. तो INS विराट की हम बात करें तो 2017 में INS विराट जो है डिकमीशन्ड हो गया था. INS राजपूत हाल ही में डिकमीशन्ड हुआ है 2021 में, और अभी INS संधायक जो है डिकमीशन होने वाला है. ठीक है, तो INS संधायक जो है, द INS संधायक द फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास
इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड हाइड्रोग्राफिक सर्विस शिप ऑफ इंडियन नेवी। तो जो ये जो था इंडियन इंडिजिनियस डिज़ाइन था, जो कि बेसिकली इंडियन नेवी के लिए था, विल बी डीकमीशन्ड ऑन 4th of June 2021 आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 ईयर्स। INS राजपूत ने भी 40 ईयर्स की सर्विस जो है इंडियन नेवी में दी थी। नेक्स्ट ये जो है इमेज है INS संधायक की, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इन द बेस्ट मेगा फूड पार्क एट रायपुर छत्तीसगढ़। किसने हाल ही में इंदस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में इनॉग्रेट किया है? तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी इज श्री अनुराग ठाकुर एंड डी इज ICAR आयकर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में मेगा फूड पार्क जो है इसका इनॉग्रेशन किया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो मेगा फूड पार्क विल इंश्योर क्या इंश्योर करेगा? वैल्यू एडिशन, लॉन्गर सेल्फ लाइफ फॉर फार्म प्रोड्यूस, बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स, excellent storage facilities, and will provide an alternate market for farmers in the region. The park will also provide direct and indirect employment to about 5,000 persons and benefit about 25,000 farmers in the CPC and PPC catchment areas. ठीक है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के बेसिकली इस मीटिंग में जो इनॉग्रल हुआ था, इसमें छत्तीसगढ़ के CM श्री भूपेश बघेल जी भी थे, साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो थे रामेश्वर तेली जी भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। छत्तीसगढ़ की बात करें, गवर्नर जो है अनुसुईया यूके जी हैं, CM जो है भूपेश बघेल हैं, कैपिटल नवा रायपुर है। फॉर्मेशन कब हुआ है छत्तीसगढ़ का? 1 नवंबर 2000 में हुआ है, सॉरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु लॉन्च्ड सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव एंड सेज पोर्टल टू सपोर्ट इंडियाज एल्डरली। इसका ऑप्शंस है, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने सेज पोर्टल और सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है फॉर एल्डरली पीपल इन इंडिया? ऑप्शन ए इज श्री PM नरेंद्र मोदी जी, बी इज श्री अमित शाह जी, सी इज श्री रमेश पोखरियाल जी और डी इज श्री थावरचंद गहलोत। ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो PM नरेंद्र मोदी PM है, श्री अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, श्री रमेश पोखरियाल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। इसका आंसर है आंसर इज श्री थावरचंद गहलोत। तो with the objective of focusing on the need of India's fast rising elderly population, the Minister of Social Justice and Empowerment will launch tomorrow Senior Care Aging Engine Stage project to select, support and cater a one-step access of elderly care products and services to credible startups। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ने श्री थावरचंद गहलोत जी ने इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी फास्ट ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन है, बेसिकली 7.5% जो पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन थी वो ग्रोथ थी 2001 में। एस्टिमेट्स ये है कि ये इंक्रीज़ होकर 12.5% हो जाएगी 2026 में, 19.5% हो जाएगी 2050 में। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सेज प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, जहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करें और साथ ही साथ एल्डर्स को इससे हेल्प मिले। ठीक है। तो जो श्री रतन लाल कटारिया जो है उनके अंडर जो है सेज प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया है और कंस्ट्रक्ट किया गया है। So the startups will be selected on the basis of innovative products and services which they should be able to provide across sectors such as health, housing, care centers, apart from technological access, linkage to finances, food and wealth management. The legal guidance. The Sage portal has been prepared and finalized in record time by Mr. Chandrasekhar Buddha, CEO. सॉरी, मैंने पहले गलत इन्फॉर्मेशन दिया। द स्टेज पोर्टल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज्ड इन रिकॉर्ड टाइम बाय मिस्टर चंद्रशेखर बुद्धा, CEO NEAT। फिर वो है एजुकेशनल अलॉन्ग विद डॉक्टर LN गोवन, असिस्टेंट इनोवेशन डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। द स्वेज प्रोडक्ट इज शेप्ड
on the recommendations of the Empowered Expert Committee EEC report on the startups for elderly। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि किस कमीशन ने इसे रिकमेंड किया है, तो वो कमीशन का नाम क्या है, एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी। और इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके बेसिस पे सेज प्रोडक्ट को क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया, उसमें रिकमेंडेशन ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 इज पीएम कंडोल्स द डिमाइस ऑफ पद्म विभूषण श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। ही वॉज, ऑप्शन ए इज जर्नलिस्ट, बी इज मॉरिशियन पॉलिटिशियन, सी इज फॉर्मर हॉकी प्लेयर, डी इज नन ऑफ दिस। हाल ही में पीएम ने पद्म विभूषण सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी के निधन पे शोक व्यक्त किया है। वो कौन थे, तो इसका आंसर है मॉरिशियन पॉलिटिशियन। तो मॉरिशियन पॉलिटिशियन वो थे, साथ ही साथ बैरिस्टर भी थे। उन्होंने मॉरिशियस में वहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम को जो है सर्विस दी थी। उनकी एक बुक भी है, अ मैन, अ मिशन, अ विजन। ओके, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल एज फॉलो करंट अफेयर्स कक्षा ऑन टेलीग्राम। इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शंस में दिए हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये भी बताइए कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। थैंक यू।